Good afternoon, students. I am Meenakshi Singh, Assistant Professor, Department of Management, Pentium Point Technical College, रीवा। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है और पिछले कई दिनों से इस लॉकडाउन में आपकी ऑनलाइन क्लासेस रन हो रही हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं इसी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरनेशनल मार्केटिंग के नेक्स्ट टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट प्लानिंग फॉर इंटरनेशनल मार्केट। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं जब हम डोमेस्टिक मार्केटिंग पढ़ते थे तो डोमेस्टिक मार्केटिंग में भी मैंने आपको प्रोडक्ट प्लानिंग के बारे में बताया था। प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होता है? अपने कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स को समझना, उसमें डिफ्रेंशिएट करना, देन हम कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस को, टेस्ट को समझ पाते हैं, उनके हिसाब से प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना, टेक्नोलॉजी लाना, देन प्रोडक्ट प्लानिंग कंप्लीट होती है डोमेस्टिक मार्केटिंग के लिए। और मैंने ये भी बताया था कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है डोमेस्टिक मार्केटिंग के कंपैरिजन में। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में प्रोडक्ट प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दूसरे देश के लोगों को, उनके टेस्ट को, उनके प्रेफरेंसेस को, उनके यूसेजेस को हम नहीं जानते हैं। तो प्रोडक्ट प्लानिंग का मतलब होता है कि हम लोगों के टेस्ट प्रेफरेंसेस को इस तरीके से समझें जिससे हम अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकें, नया कर सकें। जैसे प्रोडक्ट का कलर, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट को हम अट्रैक्ट कैसे बना सकते हैं, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना, प्रोडक्ट में अट्रैक्टेड फीचर्स डालना, इन सारी चीज़ों से हम प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं जिससे लोगों को अट्रैक्शन बढ़े हमारे प्रोडक्ट के लिए। इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़। प्रोडक्ट बनने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, प्रोडक्ट को प्रमोशन करना, जिससे हम लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सके। तो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का इनिशियल फेज ही क्या होता है? प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग ही हम इतने अच्छे ढंग से कर लें कि लोगों को प्रोडक्ट देखते ही पसंद आ जाए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम कोई प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं तो प्रॉफिट मोटिव होता है, लेकिन प्रॉफिट मोटिव के साथ साथ हमारा एक और मोटिव होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जब हम कोई प्रोडक्ट कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं और कस्टमर्स हम पे विश्वास करके हमसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोगों के साथ चीट ना करें, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर, प्रोडक्ट की प्राइस को लेकर। कॉम्पिटिटिव वेपन। प्रोडक्ट प्लानिंग हमारे लिए कॉम्पिटिटिव वेपन की तरह भी काम करता है। अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, उसमें सारे इसेंशियल फीचर्स हैं, प्रोडक्ट अट्रैक्टिव है, तो हम अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग में। तो ये 3 एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रोडक्ट प्लानिंग को समझने के लिए, प्रोडक्ट प्लानिंग को करने के लिए फॉर इंटरनेशनल मार्केट। अब प्रोडक्ट प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी नीड क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो आइए आज हम जानते हैं। पहला, टू फेस कंपटीशन। कंपटीशन को फेस करने के लिए या कंपटीशन में बने रहने के लिए। आप लोग जानते हैं, आप लोग भी मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, जो प्रोडक्ट नया रहता है, कुछ उसमें इनोवेटिव फीचर्स रहते हैं, बाकी सारे प्रोडक्ट से अलग रहते हैं, तो आप लोग भी वही प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट में कुछ नया नहीं देंगे तो लोग उसको कैसे खरीदेंगे और कंपटीशन में हम पीछे रह जाएंगे। तो कंपटीशन को फेस करने के लिए, कंपटीशन में बने रहने के लिए हम अपने प्रोडक्ट की समय समय पर प्लानिंग करते रहते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट आए दिन मार्केट में बना रहे और लोगों को पसंद आता रहे। अकॉर्डिंग टू फॉरेन कंट्री। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट प्लानिंग डोमेस्टिक कंट्री के लिए नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कस्टमर भी कौन होगा? फॉरेन कंट्री के लोग। तो फॉरेन कंट्री के लोग कैसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, कितनी बेहतर टेक्नोलॉजी है उनके पास, कितना बेहतर इनोवेशन वो लोग वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पर हमको अपने प्रोडक्ट को नया करना होता है पर्टिकुलर कंट्री के लिए, पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री के लिए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग में, चाहे डोमेस्टिक मार्केटिंग हो चाहे इंटरनेशनल मार्केटिंग हो, दोनों में ही कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारा प्रोडक्ट कस्टमर्स को पसंद आ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो हम कंपटीशन में बने रहेंगे और हम मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। हमारा प्रोडक्ट सही ढंग से सेल होता रहेगा, सेल्स वॉल्यूम बढ़ता रहेगा और प्रॉफिट इंक्रीज होता रहेगा। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मार्केट में भी हमको समझना होगा, रेगुलर एनालिसिस करते रहना होगा कि लोगों का फीडबैक हमारे प्रोडक्ट के लिए कैसा है। अट्रैक्शन एंड मोटिवेशन सबसे इजी टॉपिक है ये।
लोगों को अट्रैक्ट करना, लोगों को मोटिवेट करना कि वो लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। इसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प मिलती है वो मिलती है हमारे एडवर्टीजमेंट से। हम अपने एडवर्टीजमेंट में अपने प्रोडक्ट के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी ऑलरेडी दे चुके होते हैं कि वहीं से हमारे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट हो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। देन राइट प्राइस। अब जब हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें हमारी कुछ कॉस्ट लगती है, मार्केट तक ले जाने में हमारी कॉस्ट लगती है, इंटरनेशनल मार्केट में तक ले जाने में हमारी और ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है। तो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि हम सही प्राइस सेलेक्ट करें प्रोडक्ट को पर्टिकुलर लोकेशन में, पर्टिकुलर मार्केट में सेल करने के लिए। ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। प्रोडक्ट को खरीदने के बाद कस्टमर को ये ना लगे कि उन्होंने प्रोडक्ट को काफ़ी महंगा खरीद लिया है। नेक्स्ट टाइम फिर वो हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे और 10 नए लोगों से भी बोल देंगे कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, बुरा है या काफ़ी महंगा दिया गया है या हमको चीट किया गया है। तो ये थे इनके नीड्स, प्रोडक्ट प्लानिंग के नीड्स या इम्पोर्टेंस। अब हम बात करते हैं इसके स्कोप की, इसके क्षेत्र की। प्रोडक्ट प्लानिंग क्यों किया जाता है? पहला, प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट डिज़ाइन बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। आप लोग जानते हैं अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, हर प्रोडक्ट की अलग अलग डिज़ाइन होती है। अगर हम व्हीकल्स की बात करें तो हर कंपनी के जो कार्स होती हैं, जो बाइक्स होती हैं, सबकी डिज़ाइनिंग अलग अलग होती है। तो डिज़ाइन बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए जो लोगों को एक नज़र में देखते ही पसंद आ जाए। डिज़ाइन में प्रोडक्ट की साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट का कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है क्वालिटी। डिज़ाइन के साथ साथ हमको क्वालिटी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर हम क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, कंपटीशन में बने नहीं रह सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम मेंटेन रखें। कॉस्ट हमारी ऑप्टिमम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी ऑप्टिमम रहनी चाहिए, इतनी रहनी चाहिए कि क्वांटिटी हमारी बढ़े तभी हमको प्रॉफिट होगा। लेकिन क्वांटिटी के साथ साथ हमको क्वालिटी पर भी ध्यान देना है। प्रोडक्ट की क्वालिटी में कहीं से भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर हमने क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ कर लिया तब मार्केट में हम एक दिन भी, सिंगल डे भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कलर ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कलर प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से होना चाहिए, जिससे लोगों को प्रोडक्ट के कलर से अट्रैक्ट किया जा सके। प्रोडक्ट्स के अलग अलग नेचर होते हैं, अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट्स होते हैं और उनके हिसाब से उनके लिए सुटेबल कलर सेलेक्ट किए जाते हैं। साइज ऑफ द प्रोडक्ट। जैसा प्रोडक्ट का नेचर होता है उसी हिसाब से प्रोडक्ट की साइज होती है। जैसे कार है, मोटर बाइक्स हैं, आपके घर का कोई सामान है, मार्कर है, बॉटल है, तो हर प्रोडक्ट का अलग अलग नेचर होता है, उनके यूज़ अलग अलग होते हैं और उसी के हिसाब से हम प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड साइज निर्धारित करते हैं। उसी के हिसाब से हम प्रोडक्ट की साइज, प्रोडक्ट प्लानिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे साइज ना बहुत ज़्यादा हो जाए ना बहुत कम हो जाए। नेम ऑफ द प्रोडक्ट। अब डिज़ाइनिंग, क्वालिटी, कलरिंग देखने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि हम अपने प्रोडक्ट को क्या नाम दें। नाम से इम्पॉर्टेंट है ब्रांड। ब्रांड एक पहचान देता है हमारे प्रोडक्ट को, हमारी कंपनी को, जो बाकी कंपनी के प्रोडक्ट से हमारे प्रोडक्ट को अलग करती है। तो ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा प्रोडक्ट का नेचर होता है, जैसे प्रोडक्ट के फीचर्स होते हैं, उन्हीं फीचर्स के हिसाब से हम प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं, उसका नाम देते हैं। इसके बाद है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब हमारा जितनी ज़्यादा कॉस्ट आती है, जितनी ज़्यादा हम ट्रांसपोर्टेशन में पैसे खर्च करते हैं, जितनी हमको प्रोडक्ट प्लानिंग में खर्चा आता है, उसके हिसाब से हम बहुत सोच समझ कर प्राइस सेलेक्ट करते हैं। अब जितना हमारा खर्चा है उसके हिसाब से हम प्राइस नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है प्राइस हमारी बहुत ज़्यादा लग गई हो, कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा लग गई हो, तो उससे हम क्या करेंगे, प्राइस को बढ़ा देंगे। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में हो सकता है हमारा कॉम्पिटिटर उसी प्रोडक्ट को कम रेंज में सेल कर रहा हो, तब भी हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर उसको हम ज़्यादा कॉस्ट में सेल करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट के प्राइस बहुत सोच समझ कर हम डिसाइड करें। इसमें कल मैंने आपको स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताया था, स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी, वैलिडेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। फिर है न्यू यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट। हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं से हम कई सारे न्यू यूजेस के बारे में पता करें, इनोवेट करें और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा हम एडवांस करें। फिर है गारंटी सर्विसेज ऑफ द प्रोडक्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मार्केटिंग का लास्ट पॉइंट है ये। जब हम प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं मार्केटिंग करने के समय, तो वहाँ पर आता है आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज में हम प्रोडक्ट के साथ साथ गारंटी देते हैं, वारंटी देते हैं। ठीक है, तो गारंटी वारंटी सर्विसेज में देना ज़रूरी है। किसी भी प्रोडक्ट के लिए कोई पर्टिकुलर स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके साथ हमको गारंटी वारंटी देनी पड़ती है। तो गारंटी वारंटी भी देखी जाती है कि हम प्रोडक्ट में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। That's all about today. I hope आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।